प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम होता है राष्ट्र संघ। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। इसका उद्देश्य ही यही था कि आने वाले भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कभी दोबारा कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन यह अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर सका और उस वक्त जो जो देश थे वो इसके आदेशों को भी नहीं माने और कई ऐसी परिस्थितियां भी रही कि जिनकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद यानी जब यह सिद्ध हो गया कि उस संस्था का कोई काम नहीं है, वो संस्था अपने उद्देश्य को पाने में असफल रही है, तो क्यों न एक नई संस्था बनाई जाए। और एक नई संस्था बनाई गई जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में थी। उस संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ इस चैप्टर में आपके पढ़ा जाएगा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ से की एजेंसियां जो है कुछ, वैसे तो कई एजेंसियां हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों से संबंधित जो फैक्ट्स है वो हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी ओझा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। ज्यादा देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं इसे एक बार फिर अपने क्लास को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम कहें कि अब यह ऑर्गेनाइजेशन इसके यहाँ से हटा दिया गया है, अब यह सिर्फ यूएन है। आप भी देखते होंगे कि हर जगह यूएन ही आता है, संयुक्त राष्ट्र ही इसको लिख के आता है। क्यों हटा दिया गया? तो इसको हटाने का प्रमुख कारण यह था, जो विचारकों का मानना है कि इसका यह कारण है कि यह अब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक इसको देश का दर्जा दिया जा चुका है। तो ये अपने आप में सिर्फ संयुक्त राष्ट्र है, यानी कि 193 अगर कहें कि इसके सदस्य हैं, यानी 193 देश जो हैं उसको मिलकर एक देश है। ऐसी विचारधारा है, वह देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसके अंगों की बात करेंगे तो वहां पर हम इसे संबंधित कुछ और भी बातें बताएंगे जिसको आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसको एक देश के रूप में माना गया है, जो कि सही भी है और गलत भी है। तो देखिए, शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किए गए राष्ट्र संघ के बारे में आपको बता दिया, जो 10 जनवरी 1920 को स्थापित हुआ था। लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना या संस्थापक देश की बात करें तो 51 देश थे। ठीक है, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जिन 51 देशों ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, उन्हीं को संस्थापक देश मानते हैं, जिसमें कि भारत भी था। ये ध्यान रखिएगा, भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। लेकिन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हो गई है, ध्यान रखिएगा, 1945 में। लेकिन भारत इसमें कब शामिल होता है? तो 6 दिन बाद, 30 अक्टूबर 1945 को 6 दिन बाद भारत शामिल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस 51 देश में भारत था। ठीक है, भारत संस्थापक देश है। क्लियर है? भारत संस्थापक देश में है। ओके। वर्तमान में हमने बताया कि आपको 193 देश है। 193वां देश जो था वो दक्षिण सूडान, ये 2011 में शामिल हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट यही है, 2011 में शामिल हुआ है दक्षिण सूडान। आइए अब इसके उद्देश्यों की बात की जाए कि आखिर इसके उद्देश्य क्या है, या इसके कहे जाए कि आवश्यकता क्या है इसकी। तो पहला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो काम राष्ट्र संघ को जो दिया गया था, जो काम वो नहीं कर पाया, वही कहीं ना कहीं काम इसको दिया गया, तो इसीलिए इसको हमने उत्तराधिकारी के रूप में भी बताया। फिर युद्धों की रोकथाम में युद्ध ना हो, वही द्वितीय विश्व युद्ध जैसा अब फिर भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो। ठीक। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक कि सभी देश आपस में मिलकर आर्थिक विकास हो सबका। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में सहायक। ये आप देखते हैं कि जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कहे कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से सक्रिय हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में मिलकर कार्य करना, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की बात कही जा रही है। चलिए देखिए, अगर बात करें इसके अंग की, इसके पार्ट्स की बात करें कि कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुछ अंग है, कुछ इसके अंदर जो कुछ इसके ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, वे कौन कौन से अंग है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला है महासभा। महासभा ये जो हमने आपको बताया कि 193 देश हैं, वे 193 देश इसके सदस्य हैं। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके सदस्य हैं, इसी में वे बैठते हैं। ठीक। और इसको विश्व का संसद कहा जाता है। विश्व का संसद कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, विश्व का संसद कहा जाता है। क्लियर है?
विश्व का संसद, जैसे कि आप भारत में अगर देखें तो भारत में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें जो है हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं। उसी तरह इस महासभा में भारत के द्वारा, भारत कहें या अन्य देशों के द्वारा चुनकर भेजे गए जो भी प्रतिनिधि होते हैं वे वहां बैठते हैं और अपने देश को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसे विश्व का संसद कहा जाता है। क्लियर है? 193 देश वर्तमान में है, तो 193 देश, कल को इसमें मान लीजिए 205 हो जाएंगे तो 205 देशों के प्रतिनिधि इसमें बैठेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको। बात आती है दूसरे अंग की, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में हम आपको बताएं कि सुरक्षा परिषद, अब चूंकि हमने यहां से देखते चलिएगा, ये तो विश्व का संसद हो गया, हमने आपको बता दिया कि विश्व का संसद कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन हटाकर उसको एक तरह से देश के रूप में मान्यता दी गई, ऑर्गेनाइजेशन शब्द हटाया गया। तो सुरक्षा परिषद को जो है कि विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। ये कुशमैन ने कहा था, विश्व का पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन, पुलिसमैन कह दीजिए, पुलिस स्टेशन कह दीजिए। इसका काम क्या है, जिस प्रकार से आपकी कंट्री में पुलिस का काम होता है वही कुछ हद तक काम इसका भी है। हम अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद से आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात की जाए तो इसमें सारे देश, जैसे 193 थे, ये इसमें नहीं आएंगे। इन 193 देशों के द्वारा चुनकर भेजे गए 54 देश, ओनली 54 कंट्री जो इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन बाद चेंज किया जाता है। क्लियर है? भारत हाल ही में इसका जो है कि आपका इसका सदस्य रहा है। सचिवालय, देखिए सेक्रेटरिएट की बात की जाए तो सेक्रेटरिएट, जब इतना सारा काम होगा, आपके दिल्ली में भी सचिवालय, आपके राज्य में भी सचिवालय होगा, जहां पर कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, जहां सचिव बैठते हैं, सचिव जहां बैठते हैं, सचिव प्लस आला अगर हिंदी में देखा जाए तो सचिवालय है ना। तो वहां पर जो सचिव बैठकर, सेक्रेटरी बैठकर वहां पर कार्यों का लेना देना, जो दैनिक कार्य है, जो कि बाकी जो फैसले लिए गए उनसे संबंधित या जो भी यहाँ कार्य किए जाते हैं वो सेक्रेटरिएट में ही किए जाते हैं। सारे सेक्रेटरी यहीं बैठते हैं। क्लियर है? और यहीं पे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो भी यहीं बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये भी इसके एक अंग में आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी बात की जाए तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 जज कह लीजिए, 15 न्यायाधीश कह लीजिए, 15 सदस्य होंगे। ठीक, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होगा, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये बैठक शुरू करने के लिए, मतलब इनको सुनवाई करने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीश उपस्थित होने जरूरी है, यानी कि कोरम 9 न्यायाधीश होने अति आवश्यक है। ये लोग 9 से ही वोटिंग भी करते हैं, मतलब कि मिनिमम इनका जो बहुमत होगा वो 9 ही होगा। उसी 9 के बहुमत के आधार पर, यानी 9 न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर इनका जजमेंट भी आता है। क्लियर? न्यासिता परिषद की बात की जाए तो न्यासिता परिषद वह अंग है जिसको अब तो एक तरह से इसका कार्य समाप्त हो चुका है। इसका कार्य था, यह जो परिषद है इसमें सुरक्षा परिषद, ये 5, अब देखिए सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 प्रमुख, स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को यह जिम्मा सौंपा गया था। स्पेशली हम कह रहे हैं कि स्पेशली अमेरिका, बाकी वैसे देखा जाए तो जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अभी जस्ट हम इसको समझाएंगे, स्थायी सदस्य, उनको यह कार्य सौंपा गया था, क्या करना है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो जो जो आजाद हुए, 9 आजाद हुए नए स्वतंत्र हुए जो देश थे, उनको मुख्य धारा में लेकर आना इनका काम था। ठीक, लेकिन 1994 में पलाऊ एक देश था, पलाऊ, ठीक है, उस पलाऊ देश के आजाद होने के बाद से इसका कार्य लगभग लगभग एक तरह से समाप्त हो चुका है। अंग तो है लेकिन इसका कार्य 1994 के बाद से देखने को नहीं मिला है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। हमने आपको महासभा के बारे में बता ही दिया कि 193 देश इसके प्रतिनिधित्व अगर है। ठीक, मानवाधिकार, शांति, सुरक्षा, विषय विचार विमर्श में एक बैठक जरूरी है, साल भर में ये एक बैठक होती है। ये आपके साल के लास्ट में होती है। हम आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी बैठक होती है। ठीक है, साल में एक बार इसकी बैठक जरूर होती है। और हर साल यहाँ ये लोग 193 देश, अगले अगले सभा, महासभा है तो उसकी कोई अध्यक्षता भी तो करेगा, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, तो उसी प्रकार से ये लोग अपने में से किसी एक को अपना जो है कि क्या चूज करते हैं, सभापति कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, महासभा के अध्यक्ष को ये चुनते हैं, जो कि अगले सत्र को देखता है। उसको भी सत्र कहते हैं, यहाँ भी सत्र ही होता है, आप जानते होंगे। चलिए बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद के बारे में हमने आपको बताया कि इसको विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। टोटल अगर पूछे कि कुल इसके सदस्य कितने हैं, तो कुल इसके सदस्य 15 हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्थायी सदस्य होते हैं यानी परमानेंट, और होते हैं अस्थायी, ठीक है, यानी कि टेम्पररी। ठीक है, स्थायी सदस्यों की बात की जाए परमानेंट की तो 5 हैं। क्लियर?
और अस्थायी की बात की जाए तो 10 है। ये 10 हमेशा बदलते रहते हैं, हर 2 साल पर इनका चुनाव होता है। ये चुनाव कौन करता है? महासभा करती है। वो जो कि हमने जिसको विश्व का संसद बताया है, वो इन 10 को चुनकर भेजती है। क्लियर है? 2 साल इनका कार्यकाल होता है। भारत इसमें अब तक 7 बार जा चुका है। सर्वाधिक चुनकर जाने वाला अस्थायी सदस्यों में जापान 11 बार चुना गया है। ठीक है। स्थायी सदस्यों की 5 हम देशों के नाम बताएं तो देखिए, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। इनको इनको वीटो पावर प्राप्त है, वीटो का अधिकार प्राप्त है। और इन्हीं 5 को P5 भी कहा जाता है, P5 कंट्रीज, यानी कि पावरफुल 5 कंट्रीज जो है। इनको इनको वीटो का मतलब क्या है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, चलते हैं 1 मिनट के लिए हम अपने पिछले पेज पर, या यही समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया क्या चीज? महासभा। महासभा क्लियर है? महासभा कोई ये महासभा 193 देश इसमें बैठ गए। ठीक, इन्होंने किसी चीज पर डिसीजन लिया, वोटिंग हुआ, जो भी चीज पास होता है। मान लीजिए इन्होंने हाल ही में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इन्होंने पास किया कि यूक्रेन की तरफ से जो है कि इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसमें इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए? यूक्रेन के साथ देकर रसिया के खिलाफ पार्टिसिपेट करना चाहिए और रसिया के लिए युद्ध करना चाहिए, मतलब यूक्रेन के लिए युद्ध करके रसिया को मारना चाहिए। इन्होंने पास कर दिया। ठीक, तो यहां से पास होकर ये जाएगा किसके पास? सुरक्षा परिषद के पास। ठीक, सुरक्षा परिषद के पास। सुरक्षा परिषद ने क्या कहा कि ठीक है भैया, हम इसको वो करते हैं। 5 देश हमने बताया, इस 5 देश में रसिया है। जब रसिया रूस है, तो रूस ने क्या किया कि जब देखा कि हमारे खिलाफ ही ये लोग इसको ला रहे हैं कि हमारे लिए मारेंगे, रूस ने क्या किया? वीटो प्रयोग कर दिया। इस 5 में से कोई भी एक देश अगर वीटो का प्रयोग करता है, तो वो जो भी आप विधेयक कह लीजिए, जो भी आप वहां पर उनकी जो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव है, सॉरी, जो प्रस्ताव है, उसको खारिज कर दिया जाएगा। या मान लीजिए सुरक्षा परिषद, इस केस में हुआ भी था कि सुरक्षा परिषद में सभी देश ने मिलकर ये किया कि रूस की निंदा की जाएगी, रूस पर नियंत्रण लगाया जाएगा, रूस पर कई प्रकार की एलिगेशन थोपे जाएंगे। ठीक है, जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने वहां वीटो कर दिया, कोई कुछ नहीं हुआ। भारत भी उस वक्त इसका सदस्य था, अस्थायी का, भारत ने बायकॉट कर दिया था। तो इस तरह से जो है इनके पास वीटो है, यानी कि इस 5 देशों में से कि कोई भी एक देश अगर किसी चीज की प्रस्ताव करके जो आता है, या कोई भी महासभा या पूरे देश चाहते हैं, या ये लोग चाहते हैं किसी को करना, ये पांचों भी अगर आपस में कुछ डिसाइड करके कोई एक्शन लेना चाहते हैं और कोई एक भी मना कर देगा, तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव का काट भी है, इस वीटो का काट भी है, जो कि इन फ्यूचर आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद से बात की जाए आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो हमने बताया कि इसमें 54 सदस्य होते हैं। 3 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है, वही आम सभा के द्वारा। आम सभा मतलब हमने बताया महासभा के द्वारा जो चुना जाता है। ठीक, और ये किस पर विचार विमर्श करता है? देखिए, ये आर्थिक पर, सामाजिक सामाजिक स्तर पर जो है, स्वास्थ्य पर और शैक्षणिक, इन 4 मुद्दों पर जो है ये मुख्यतः काम करता है। भारत इसका हाल ही में सदस्य भी रहा है। ठीक, सचिवालय की बात हमने बता दिया कि सचिवालय जो है, जो आम देशों में, आम आपके राज्यों में भी सचिवालय जो कार्य करता है, उसी तरह वो भी कार्य करता है। न्यायालय के बारे में हम बता चुके हैं, 15 न्यायालय 9 वर्ष के लिए आम सभा के द्वारा चुना जाता है। सुरक्षा परिषद यानी कि दोनों में पूर्ण बहुमत से इसका वो होता है। तो हमने आपको बताया कि इसका मुख्यालय हेग है। मुख्यालय आप जरूर याद रखिएगा, मुख्यालय इसका जरूर याद रखिएगा, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? न्यासिता परिषद की बात करें तो देखिए कि इसका हमने बताया था कि स्थायी सदस्य, ठीक, इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के परीक्षण के लिए, वही जो हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी जो नौ स्वतंत्रता प्राप्त जो देश थे, उनके लिए स्पेशली बनाया गया था। समाप्ति के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी, वो मुख्य धारा में नहीं आए थे, उनको लाने का काम किया गया। अंतिम जो टेरिटरी थी वो थी पलाऊ। ठीक है, अंतिम जो ट्रस्ट था पलाऊ, उसको आजाद होने के साथ नवंबर 1994 से स्थगित है, ये भी सस्पेंड है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए, महासचिव की बात की जाए तो जो ट्रिगवेली थे फर्स्ट नॉर्वे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ट्रिगवेली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा इसको। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, पुर्तगाल के 9 है। ठीक है, ये इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक, महासचिव की हमने बात की कि महासचिव जो है सेक्रेटरीट में ही बैठता है, हमने आपको बताया। और महासचिव जो है वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। ये 2017 से 2022 तक रहे हैं, और पुनः इनको 2022 में चुनकर अगले 5 साल के लिए, यानी 2027 के लिए इनको चुन लिया गया है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 9 है, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम उन एजेंसियों की बात करते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत है। वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जो कुछ प्रमुख है, पहले तो उनका नाम देख लीजिए, उनका फुल फॉर्म देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फुल फॉर्म के रूप में पूछ दे। तो WHO पता है आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी हम एक एक करके इनको देखेंगे भी। UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट।
ठीक है। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष संगठन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अंकटाड, इसको अंकटाड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अभी तो जो हम बता रहे हैं वही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आइए आप देखते हैं, इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले संयुक्त राष्ट्र को जो कुछ प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जो अब हम 193 देश, आपको हमने बताया कि एक देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करके 193 देश को इसमें अंतर्गत शामिल करने के बावजूद दो जगह वर्तमान में विश्व पर लड़ाई चल रही है, आपको पता है, यूक्रेन और रूस, और इजराइल एंड गाजा में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ये विफलता का ही दर्शा रहा है कि ये विफल हो रहा है, इसकी जो बात नहीं मानी जा रही है, सक्सेस नहीं, जिस चीज के लिए इसको गठन किया गया वो कारगर नहीं हो पा रहा है, युद्ध हमेशा लगा रह रहा है और हमेशा अधिकतर होता ही रहता है। तो उसको जो प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय है, तो पहला कि हमने बताया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मैंने बताया कि दो प्रकार से सुरक्षा परिषद में दो है, एक परमानेंट है, एक स्थायी और टेम्पररी है। टेम्पररी वाले हर 2 साल में बदलते रहते हैं, इनकी संख्या 10 है। यहाँ पर है 5 जो कि परमानेंट है, स्थायी है, ये बदलते नहीं है। पांचों के नाम हमने आपको बता दिया। ठीक है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और ब्रिटेन और यूरोप फ्रांस है। ठीक, ये पांचों जो हैं यही इनके पास वीटो पावर भी है। तो इनको हमेशा कहा जाता है कि स्थायी सदस्य, यानी जो 5 हैं, 1945 में जब इसकी गठन गठन होता है, 24 अक्टूबर 1945 को, तब से लेकर आज तक ये 5 ही हैं। जबकि तब कितने देश शामिल हुए थे? 51 देश, और आज कितने हैं? 193। तो आप बताइए, इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, इनकी तो मनमानी चल रही है। लेकिन चलिए, स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 हमने बताया कि इनको बढ़ाने की जरूरत है। वीटो की समाप्ति कर दो, सीधा सीधा बात, नहीं बढ़ाओगे तो वीटो पावर जो है खत्म करो। जो जो महासभा ने जो एक साथ सहमत ले लिया इन 193 देशों ने, उसको माना जाए। वीटो की समाप्ति कर दिया जाए। विकसित देशों को प्रभाव को समाप्त किया जाए। जो P5 कंट्रीज हैं, इनके जो प्रभाव ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि कोई पैसा ज्यादा दे रहा है, कोई सैनिक शक्ति ज्यादा पहुंचा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के पास अपना कोई ना पैसा कमाने का उसके पास साधन है, ना कोई उसके पास अपनी सैनिक वगैरह, ना उसको सैन्य सहायता लेना पड़ता है, अन्य देशों से उसको बुलाना पड़ता है। ठीक है, उसके अपने पास कुछ नहीं है, उस अमेरिका में ही बैठे हो तो अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर अपना प्रभुत्व जमाता ही है। तो देखिए, विकसित देशों का प्रभाव को समाप्त करना चाहिए। कार्य प्रणाली को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहता है उसके, अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है, तो कहीं, और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा भी दे रहा है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो पक्षपात पूर्ण रहता है। और कहने की भी बात यही है कि वो पक्षपात पूर्ण रहता ही है। ठीक है, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, कुछ उसके पास शक्तियां दी जाए, बिल्कुल कुछ ऐसा संगठन वगैरह बनाया जाए, जो कि आयोग बनाया जो जो शांति को लागू कराने में बहुत ही ज्यादा महत्व रखे। हर रूप से आतंकवाद की निंदा करे, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करे। मानवाधिकार परिषद उसके पास है नहीं, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि काम करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मानवाधिकार के रूप में उसके पास कोई संस्था वगैरह नहीं है। मानवाधिकार के रूप में कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। और मानवाधिकार ये सिर्फ तभी काम आता है, मतलब इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं जब विकासशील देश या पिछड़े देशों में होता है। विकसित देशों के लिए मानवाधिकार शब्द इनके लिए डिक्शनरी से डिलीट हो जाता है। चलिए, अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने में संयुक्त राष्ट्र संघ में असफल होने के क्या क्या कारण है? देखिए, हमने आपको बताया अमेरिका सबसे ज्यादा वित्तीय योगदान देता है, हमने बताया इसका अमेरिका में ही मुख्यालय भी, हमने ये भी बताया सबसे ज्यादा कर्मचारी अमेरिका के हैं। किसी प्रस्ताव को वीटो ये तो P5 देश में है, तो भाई इसके पास रहेगा ही। ये सबसे महाशक्ति के रूप में है ही। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है असफल होने के कारण है इसके। अगर बात की जाए सुरक्षा परिषद के कार्य के, ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल के जो फंक्शन है उसकी बात की जाए, तो हमने इसको बताया आपको कि विश्व का पुलिसमैन है। ये कुशमैन ने कहा था, हम फिर कहते हैं, लेकिन ज्यादा ये आपके एग्जाम के उससे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, वरना कोई मतलब नहीं है। विश्व का पुलिसमैन। ठीक है, किसी भी देश के द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना। पुलिसमैन है तो भैया करेगा ही। अपने निर्णयों को लागू करवाने में कार्रवाई करना, यही एक्शन भी लेता है। कहीं ना कहीं इसके पास कार्यकारी शक्तियां भी हैं कि महासभा ने कोई पास करके भेज दिया कि चलो अब किसी भी देश पर, पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान को मारो, तो कौन मारेगा? फिर सुरक्षा परिषद ही उस पर विचार करेगी, अपनी सेनाएं बुलाएगी और बाकी देशों से कहेगी कि आप अपने सेना, भारत भी अपनी सेनाएं भेजता रहता है शांति स्थापना के लिए। झगड़ों का निपटारा करने में ये मध्यस्थता का काम करता है। जब P5 जब देश की बात आती है,
तो पावरफुल 5 इनके पास यूएन में भी वो है, और यही P5 जो है कि प्रमुखता इनको ही, जो कि न्यूक्लियर बम, परमाणु बम के लिए वो माना गया है कि इन्हीं के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी है ही सबके पास वैसे। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष, अगर भारत को क्यों सुरक्षा 5 इस 5 देशों में शामिल करना चाहिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको भी पता है, आबादी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और आज आपकी आर्थिक शक्ति के रूप में देखिए तो 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान देता है, इसका योगदान हमेशा टॉप 5 के अंदर ही रहता है। भारत का हमेशा जो योगदान रहता है उसकी अर्थव्यवस्था में देने का, भारत टॉप 5 के अंदर ही रहता है। शांति बहाली के लिए लंबे समय से भूमिका निभाता रहता है। हमने बताया कि हमेशा अपने भारत के देशों के सैनिकों को हमेशा अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की कहने पर वहां की शांति दूत के रूप में, शांति सैनिकों के रूप में वहां पर भेजता है अपने उसको। तो भारत इसलिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए वो है। अब देखिए इसका विरोध क्यों होता है, विरोध करने का रीजन क्या है। तो कुछ देश हैं परमाणु जैसे जो भारत के परमाणु को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या तो कहे कि कुछ दुश्मन देश हैं जो देखकर भारत की उन्नति को देखकर जलते रहते हैं। वो हमेशा ये एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि परमाणु हथियारों को जब भारत जो है इसका दुरुपयोग करेगा, और ये चूंकि P5 कंट्रीज मतलब कि अगर उसमें आ जाता है तो ये बार बार इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक। कुछ देश का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंध के कारण भारत अप्रभावी रहेगा, ठीक है। आलोचना करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हम आपको आज एक ज्ञान देते हैं, कोई काम नहीं आएगा आपके सिवा, आप ही जो है अपनी लाइफ की हीरो हैं, कोई साथ नहीं देगा। आलोचनाओं को ताक पर रखिए और अपने आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। एक बार जोश भरिए और लगे रहिए। देखिए दिल में एक आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, आग बुझ गई, ठंडे हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कुछ देशों का कहना है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो जो स्थायी जो आपको जो महाद्वीप हैं उनको भी ध्यान में रखने की बात की जाती है कि अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में इनको शामिल करना चाहिए किसी देश को। देखिए अगर बात की जाए कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है उसमें सुधार की, तो इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हमने आपको बताया कि जब लागू हुआ था, जब ये संस्था बना था तो 51 सदस्य थे, आज 193 हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में तब भी 5 सदस्य थे और आज आज भी 5 हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि ये बराबरी जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थिर संख्या रही है, जबकि आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। इसके फैसले पर पश्चिम मूल्यों एवं हितों का प्रभाव है, ये आपको पता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। सुरक्षा परिषद में कुछ देशों का दबदबा है, यही जो P5 देश है, जो 5 जो देश है पावरफुल 5, ठीक है, उनका ही दबदबा है। अगर हमने आपसे कहा था कि अब उन संस्थाओं की बात करते हैं जो कि उससे संबंधित है, उसकी एजेंसियां हैं और काफी महत्वपूर्ण है, तो इनके जो वर्ष हैं, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है, इनका मुख्यालय है वो इंपॉर्टेंट है, और इनके कुछ कार्य क्या है। तो जो भी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ वही है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए वैश्विक अगर बात कीजिए IMF की, तो ये वैश्विक स्तर पर IMF और विश्व बैंक, ठीक, ये ब्रेटन वुड्स समझौते से निकले हुए हैं। अगर आप के एग्जाम में हो इंपॉर्टेंट तो याद रखिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों एक ही समझौते से इनका उदय होता है। और लेकिन एक चीज हम बताएं कि IMF ये बड़ा लोन देता है, बड़ा लोन देता है मतलब कि जब कोई किसी देश का पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है, जब भारत में आर्थिक वो हुआ था तो इसी ने पैसे दिए थे। और वर्ल्ड बैंक जो है छोटे मोटे उस पर भी लोन दे देता है, शिक्षा पर दे देगा, कृषि पर देगा, ग्रामीण विकास पर देगा, पर्यावरण सुरक्षा पर दे देगा, आधारभूत ढांचा पर देगा, सुशासन के लिए देगा। ये छोटे मोटे पर छोटा ही वो जो देता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, क्लियर है। लेकिन ये बड़े बैंक देता है जब कोई देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, जैसे पाकिस्तान को हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत का हमने आपको एग्जांपल बताया है। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो ये गैट से निकला है, ठीक है। गैट पहले गैट था, बाद में इसी का उत्तराधिकारी के रूप में ये बना। इसमें देखिए 164 देश हैं इसमें, ठीक है। गैट की फुल फॉर्म बताया तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ठीक है। यहाँ से जो है गैट से ही बना है। इसकी स्थापना 1995 में, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका कार्य बस इतना ही है कि विश्व में जो है सुचारू रूप से आसानी से व्यापार हो सके, कोई अपनी मनमर्जी ना करे, क्लियर है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की, ठीक है, IAEA। इसकी स्थापना देखिए 1957 में हुई थी, ठीक। इसका काम क्या है, इस संगठन का काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीके से आप
परमाणविक ऊर्जा को आप शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सैन्य उद्देश्यों के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश करता है, यानी कि परमाणु लेकर आप अपने घर में बिजली का वो बनवाइए, अपने देश में परमाणु लेकर, अगर आपके पास वो नहीं है, यूरेनियम नहीं है, तो परमाणु का प्रयोग करके आप जो है बिजली बनवाइए, बाकी अन्य काम करिए, लेकिन आप पता लगा कि इससे परमाणु बम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों जो है एक स्वायत्त स्वयं सेवी संगठन है। ठीक है, किसी के उसके वो नहीं है। दूसरी चीज, ये जो है सिर्फ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, दोनों संगठन ये वही काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना 1863 में। इसका काम क्या है? यह युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियम लागू करने का प्रयास करता है। मुख्यतः देखा जाए तो युद्ध और आंतरिक हिंसा जो देश के अंदर हो रही है, उसकी सहायता, सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के लिए ये काम करता है। क्लियर है? ये छोटे छोटे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि आपको टू द पॉइंट ही पूछा जाएगा। बात किया जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना संगठन है। क्लियर है? वर्साई की संधि के द्वारा, देखिए 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा 1946 में से संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है। विशिष्ट एजेंसी यानी कि या कहें एजेंसी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल वे एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंडर काम करती हैं। ठीक है, जिस पर कहीं ना कहीं अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र ही रखता है, संयुक्त राष्ट्र रखता है, यानी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी, स्थायी में भी अमेरिका, और बाकी P5 हमने बता ही दिया। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। क्लियर? इसका उद्देश्य वही है, श्रमिकों से जुड़े हुए सभी सभी समस्याओं का हल करता है, आवाज उठाता है, बाकी देशों को श्रमिकों के खिलाफ जो वो होती है उसके लिए भी आवाज उठाता है। लेबर डे जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, आपको भी पता होगा कि लेबर डे। ठीक है, स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए WHO, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि 7 अप्रैल को। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इसका मुख्य काम क्या है कि देखो, रोगों से लड़ने में मदद करता है, खाद्य पदार्थों तथा औषधि उत्पादों के लिए मापदंड तैयार करता है, इसके साथ साथ जब कोई महामारी घोषित करना होता है तो यही करता है, यानी स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड सारा देख रेख यही करता है। आपको पता होगा कि कोविड यानी कि कोरोना फैला था, तो कोविड को महामारी घोषित करना इसी का काम था, जो किसने लेट किया, जिसके बाद जिसको लेकर बाद में इसकी आलोचना भी हुई कि WHO आखिर कर क्या रहा था। ठीक है, जिस संस्था को बनाया ही इसलिए गया कि वो ध्यान रखे कि कोई, अभी हाल में फिर कोरोना की कोविड की नई वेरिएंट आया है, तो लेकर इसने तुरंत जो है घोषणा किया है। ठीक ना, किया ना? तो उसी तरह इसका काम है कि यह ध्यान रखे कि कौन सी बीमारी कहाँ फैल रही है, क्या उसका इलाज है, क्या उपाय हो सकता है, यही सब इसका हेल्थ से रिलेटेड सभी काम इसको देखना होता है। देखिए, बात की जाए अगर संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ की, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी, ये 1946 में गठन हुआ और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। कार्य इसका भी वही है, बालकों से संबंधित। ठीक है, बच्चों या माताओं को राहत देना, बाल टीकाकरण, बाल अपराध को रोकना तथा 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार देना। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, 1965 में इसको जो है नोबेल में शांति पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कि यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला, तो 1965 में मिला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना भी 1946 में हुई थी। ये दोनों 1946 में है, ये देखिए। ठीक है, इसको ऐसे याद करके रखिए। लेकिन इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है। इसका कार्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संवाद के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना। एक काम और जो इसका इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देना। आपने देखा होगा कि कहीं गए, आप कुतुब मीनार गए, आप हुमायूं टॉम गए, ठीक है, आप लाल किला गए, इन तीनों की अगर दिल्ली में बात की जाए तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने इनको हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है। तो ये बाकी देशों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी कार्य करता है, जिसको ये दर्जा देता है जिस जगह को, ठीक है, जिस विरासत को, सिर्फ स्थान को ही नहीं देता है, कलाओं को भी देता है, कुंभ मेला को भी मिला हुआ है। ठीक है, का नृत्य को भी देता है। तो कहने का मतलब जिस चीज को देता है, जयपुर को दिया हुआ है, तो जिस भी जगह को देता है उसकी महत्वता बढ़ जाती है, उसके संरक्षण करने के लिए जिम्मेदारी उस देश की बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रीन पीस की बात करें तो यह एक स्वयं सेवी संगठन है। ठीक है, अपने आप में फ्री है। ठीक है, उसके बाद से इसका काम क्या है? ये विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, जैसा इसका नाम है ग्रीन पीस, ठीक है, चारों तरफ हरियाली और शांति हो। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को संवेदनशील बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए दबाव डालता है। ठीक है, यानी कि यह देशों पर अपने उसके द्वारा, अपने हो हल्ला के द्वारा, या अपनी नीतियों नीतियां तो नहीं, हो हल्ला के द्वारा ये मुख्यतः दबाव डालता है। क्लियर है?
उसके बाद अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किस किन प्रक्रियाओं के द्वारा हो सकता है, तो दो प्रमुख है। एक ये है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरा है न्यायाधिकार में आने वाले विषयों की समीक्षा। तो संगठन की बनावट में अगर सुधार की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, हमने आपको बताया। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से ज्यादा सदस्यता लिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब सुरक्षा परिषद के लिए। फिर संघ राष्ट्र के बजट में भी जो है, उसमें भी राष्ट्र संघ नहीं, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है बजट में भी सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर बात करें न्यायाधिकार में जो आने वाले जो विषय हैं उसकी समीक्षा करने में, तो पहला है शांति और सुरक्षा के मिशनों में प्रभावी भूमिका। ठीक, शांति और सुरक्षा के जो मिशन जो है उसमें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए बात करता है। साथ में मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए क्या कह रहे हैं, मानवीय भलाई के कामों में तक ही सीमित रखे। किस किस तक? पर्यावरण, जनसंख्या तक, पर्यावरण तक, पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर पर्यावरण, फिर जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय तक ही इनको सीमित रखा जाए। किसको? जो कि न्यायाधिकार का मामला है, जो ये लोग सुरक्षा परिषद है कहीं भी अपना मनमर्जी के हिसाब से कोई भी वो करके और कहीं भी घुस जाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका घुसा था, ठीक है, बाकी अन्य जगह पर भी अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। उसके लिए ये बात कही गई कि ये सिर्फ ये 5-6 चीजों पर ही है, इनको सीमित रखना होगा। ठीक, बात करें अगर सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता के लिए जो आवश्यक दशाएं क्या है उसमें, मतलब शामिल होने के लिए, चाहे अस्थायी की अगर स्पेशली बात करें, तो भैया आप आर्थिक बड़ी ताकत होनी चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत भी भारत अगर देखिए तो सभी पर भारत खरा उतरता है, इसलिए भारत के जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाजार में योगदान हो, ठीक है, बजट में योगदान होना ज्यादा हो, भारत करता है। जनसंख्या भी तो भारत का है। लोकतंत्र और मानव अधिकारों को सम्मान करता है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी है, ठीक है। विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा विविधता वाला देश अगर कोई है तो भारत ही है। तो इन सभी पर कौन खरा उतरता है? तो इंडिया, यानी इंडिया को परमानेंट जो है सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था, कैसा लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।